नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे इंटीग्रेशन के बारे में और इंटीग्रेशन के पीछे जो मोटिवेशन था उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इंटीग्रेशन की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। कुछ आपको मैं इंटीग्रेशन की नोटेशन वगैरह से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। उससे क्या होगा, जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको आइडिया रहेगा हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह की नोटेशन है, वो किस तरह के फंक्शन है, किस तरह का स्ट्रक्चर है जिससे हम इंटीग्रेशन वर्ड जो बात कर रहे हैं उसको शो करते हैं। दो टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे मेरे बच्चे आपको। एक मिलेगा ऐसे, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और दूसरा मिलेगा इंटीग्रेशन के पास ऊपर लोअर और अपर लिमिट्स के साथ से सब बात करेंगे आगे जाके हम। सिंबल का मीनिंग क्या है, dx का मीनिंग क्या है, इस बड़े से s का मीनिंग क्या है, इस लिमिट का मीनिंग क्या है। ठीक है, जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो इन दो चीज़ों से मिलके बना है बेटा। ठीक है, और ये चीज़ हमें क्या देती है, ये चीज़ हमें देती है कि जो अजीबोगरीब, जैसे जिसके मान लो हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पुराने टाइम में भी हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या बोलता हूँ, हमारे पास था। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स का हम एरिया निकाल पाते थे। बट ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएं जहाँ पे कोई भी हमारे पास फॉर्मूला हो, उस स्ट्रक्चर में, उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उस केस में ये जो वाला इंटीग्रेशन है ये हमें क्या देता है, उसका एरिया निकाल के देता है। अभी के लिए हम जो एरिया का जो मोटिवेशन, एरिया का जो एग्जांपल है, उसी को मोटिवेशन के उसको बेस रख के हम बात करेंगे किसकी, इंटीग्रेशन की। ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ों में यूज होता है, वॉल्यूम के अंदर भी और डिफरेंट एरिया ऑफ फील्ड के अंदर भी। ठीक है, आप एक बार सिंबल्स देख लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री। हिस्टोरियन लिखते हैं कि इजिप्ट के अंदर नील नदी थी। क्या थी? नील रिवर। ठीक है, मैं बना देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, नदी, रिवर, नदी में पानी। ठीक है, कोई दिक्कत? और मान लो आप अभी अभी आदिवासी से अपडेट हुए हो, तो आपको मान लो अभी अभी ताज़ा ताज़ा खेती करना आया, तो आपको पता होगा पानी की ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले आपको घर बसाना होगा, तो कहाँ बसाओगे? आप बसाओगे नदी के किनारे, क्योंकि फसल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पानी। ठीक है, तो जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो मैक्सिमम किसी न किसी नदी के किनारे थे। हड़प्पा नदी होगी, बेबीलोनियंस होगी, इजिप्ट के अंदर भी। तो ठीक है, तो सबसे काफ़ी बड़ी नदी थी ये, अभी भी है। तो इसके किनारे किनारे लोग रहते थे, मान लेते हैं यहाँ पे। और उस टाइम राजा के पास कमाने के जरिया सिर्फ ये लगा लो मेजोरिटी में एग्रीकल्चर होता था। वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही टैक्स लगा के डिफरेंट तरीके के अपना राज्य चलाता था। और उसमें उसी के ऊपर टैक्स लगाना, मान लो एक किसान है, मान लेते हैं इसका किसान का खेत है ये। एक सेकंड रुक जा भाई। मान लो उसका खेत ये है। ठीक, तो क्या कहता है हिस्टोरियन कहते हैं कि नील नदी में बार बार बाढ़ आती थी। तो फ्लड की भी बात कर रखी है उन्होंने और टैक्स की भी बात कर रखी है। ठीक है, तो टैक्स लेते थे। चलो मान लिया नील नदी में बाढ़ आई और नील नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। क्या कर दिया? रास्ता बदल दिया, और उस लैंड का काफ़ी पार्ट को वो अपने साथ बहा के ले गई। अब जो ये रास्ता था उसने इस रास्ते के साथ इसको भी अपने अंदर इंक्लूड कर लिया।
ठीक है। अब मुझे बताओ, जो एक किसान था मेरे बच्चे, ये किसान को लगा कि मैं जो टैक्स देता हूँ वो पहले मैं इस एरिया का भी देता था, बट ये एरिया तो नदी के साथ बह चुका है। अब मुझे वो दोबारा किसके पास गया? राजा के पास गया कि राजा जी बात सुनो, बात इस प्रकार है कि मेरे ज़मीन का काफ़ी पार्ट नदी में बह चुका है, तो मुझे टैक्स में छूट दी जाए। ऑब्वियस बेवकूफ़ तो था, तब भी नहीं था इंसान, ठीक है। तो राजा के पास गया छूट करवाने के लिए, कुछ टैक्स में कटौती हो जाए। तो बोले कि भाई कटौती तो कर देंगे। तो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि भाई एरिया मेजर करके आओ, उसके हिसाब से इसमें टैक्स में छूट देंगे। तो वो इस चीज़ का एरिया निकालेंगे कैसे? हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता, ठीक है। हमें जनरल कुछ ना कुछ कुछ ना जो आम चीज़ें होती हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एरिया हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, इस टाइप से फॉर्मूला पता थे। तो इस जैसे स्ट्रक्चर्स का एरिया नहीं पता था। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, वो आए बोले कि रुको भाई अभी करते हैं इलाज आपका। उसने क्या किया, ये बना लिया एक, क्या बना लिया मेरे बच्चे, स्क्वायर बने, रेक्टेंगल बने, इसका एरिया निकाल लिया। ये है R1। क्या है मेरे बच्चे, इस रेक्टेंगल का क्या निकाल लिया, एरिया। उसने क्या किया, एक R2 भी बनाया और इसका एरिया भी निकाल लिया। उसने यहाँ पे फिर छोटा सा एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। उसने यहाँ पे भी बनाया था। हुआ क्या, ये कितने भी छोटे ट्रायंगल बनाते जाओ, सॉरी रेक्टेंगल बनाते जाओ, कुछ ना कुछ एरिया रह ही जाएगा, ठीक है। पर उन्होंने अप्रोक्सीमेट एरिया तो निकाल लेंगे वो, ठीक है। तो इस किसान इतना जिद करेगा भी नहीं कि उसको भाई ये बोल देगा कि भाई डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल बना के मैंने इन सब का एरिया ऐड कर दिया, उस एरिया को उस रेस्पेक्टिव जो भी रेट है टैक्स का उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बोले कि भाई अब जो आपका टैक्स बनता है आपको उसके हिसाब से देना पड़ेगा। जो ये हरकत हुई है ना अभी, क्या डिफरेंट एरिया को डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स में ब्रेक करके उन डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स के एरिया को निकाल के उन डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करने पे जो मेन एरिया आया, इसी कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट क्या है जो आज हम पढ़ रहे हैं, उस इंटीग्रेशन का बेस। ये लगा लो, घर में अभी ईंटें लगा दी हैं, बस दीवारें बना दी, छत छत डालने बाकी है, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा बेस था, ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आ चुका था, इनके दिमाग में तो एटलीस्ट था ये, ठीक है। और जब कोई चीज़ माइंड में, इमेजिनेशन में आती है, उसके बाद ही उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था, जो एरिया निकाला, इंटीग्रेशन में क्या करता है, ऐसे स्ट्रक्चर का एरिया निकालता है। तो ये भी इसने भी क्या किया, राजा के लोगों ने भी क्या किया, अप्रॉक्सीमेट एरिया तो निकाल लिया, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होगी। वो किसान को बोला देख थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कर ले तू, मान लो कि 4 रुपये 20 पैसे बने, बोले 20 पैसे और छोड़ देना, 4 रुपये तो देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये था किसका, जो फर्स्ट मोटिवेशन था किसका, इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो जो उन्होंने राजा के टाइम उन लोगों ने काम किया, आज भी हम इंटीग्रेशन के थ्रू वही काम कर पा रहे हैं। वो पहले मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाता है। यस और नो? चले, एक आरएमपी थी, ये लगा लो ओल्ड मैथमेटिकल लिटरेचर में से एक है, ठीक है। एक और भी है शायद, उसका नाम भी था। तो क्या था, उस राजा के टाइम क्या होते थे, वो दरबार में होते थे ना लिखने वाले, लिटरेचर लिखने वाले को अपने राजा की स्टोरी लिखता था, कोई जनता के बारे में लिखता था। तो इसी तरीके से एमएस नाम का इंसान था, उसने क्या किया, 1650 में जो पुराने लिटरेचर थे, मैथमेटिकल लिटरेचर्स, वहाँ से कॉपी की, ठीक है। पेपरस, आई थिंक जहाँ तक मेरे को ध्यान है, पेपरस एक पेड़ है, उसकी जो छालें होती थी उनके ऊपर लिखा जाता था उस टाइम, ठीक है। तो तभी इसका नाम पेपरस बीच में आया, ठीक है। तो आरएमपी क्या कहता था, आरएमपी के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, क्वेश्चंस थे, लगा लो क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन दे रखे थे उन्होंने, और ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो आज हम पढ़ते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे हमने अभी नदी वाली जो कंडीशन पढ़ी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम्स में क्या किया, उसमें 20 मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थी, और उसमें क्या था, वो क्या निकालते थे,
एरिया ऑफ फील्ड्स जो मैंने अभी बात की ये उसी ठीक है, क्योंकि जब 1650 BC में लिखा था इसने तो ये ऑलरेडी ही 2000 साल पुराने जो लिटरेचर थे उनको कॉपी करके लिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आइडिया था उनको। ठीक है, जो आज मेजर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो बेस है इंटीग्रेशन का, उसका आइडिया था। एरिया ऑफ फील्ड्स निकाल रहे थे और वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरीज जहाँ पे हम अनाज इकट्ठा करते हैं उनका वॉल्यूम निकालने की ट्राई कर रहे थे वो। ठीक है, उसमें उन प्रॉब्लम्स में, और निकाली भी थी उन्होंने। इस लिटरेचर में क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बता रखा था, बेस इनटू हाइट। अब मैंने बताया था कि जब उनको ये वो फील्ड का एरिया निकाल रहे थे तो उनको आइडिया था किसका, रेक्टेंगल ऑफ एरिया एंड रेक्टेंगल ऑफ ट्रायंगल इस टाइप का। तो ट्रायंगल जो उस टाइम भी यही फॉर्मूला था, बेस इनटू हाइट, और आज भी क्या है, बेस इनटू हाइट। फिर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल वही है जो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या था, 1/2 बेस इनटू हाइट। कोई दिक्कत? तो ये बताने का मतलब क्या था कि जो इतने पुराने मैथमेटिकल लिटरेचर हैं उसमें भी क्या किसकी बात कर रखी है। उस टाइम ये थोड़ी ना था इकोनॉमिक्स में यूज़ कर देंगे, इस टाइप से यूज़ कर देंगे। जो रियल लाइफ यूज़ होता था उसके बारे में, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती थी उनको सोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता ना मैथमेटिक्स को। तो जो एरिया ऑफ फील्ड्स था, वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरीज था, उसको हम किसके थ्रू, उन प्रॉब्लम्स में एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी दिया मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया मिलता है। ठीक है, और उन्होंने एक चीज़ और मिलती है इसके अंदर, क्या, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हम क्या पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर, बट उस टाइम क्या था, 8d/9, और d क्या था मेरे बच्चे यहाँ पे, d था डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अगर इसको आप कंपेयर करोगे ना किससे, सॉरी, तो क्या आएगा, 64d² 81। देखो, ज़रूरी नहीं है, इवोल्यूशन होती है चीज़ों की, उस टाइम इसका यूज़ करते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी हेल्प से पाई की वैल्यू कितनी एक्यूरेट निकाल पा रहे थे, इतने हज़ारों सालों पुरानी बात है उसके हिसाब से भी। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो रेडियस क्या, 2r रख दो इसकी वैल्यू, 2r का होल स्क्वायर, और ये 81। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, वो जो आज की पाई की जो वैल्यू है उससे बिल्कुल ही माइनर डेसिमल्स में डिफरेंस है। आई थिंक 3.16 के अराउंड कुछ आएगी, हम 3.14 टाइप से कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, ये लगा लो 1% एरर मार्जिन था इसमें। कितना था, 1% एरर मार्जिन था आज की पाई की वैल्यूज़ में और उस टाइम की पाई की वैल्यू में। पाई को अगर वो नहीं समझ रहे होंगे तो बाद में भी अगर उसके इतने पुराने लिटरेचर को देख के समझ सकते हैं हम कि वो उस टाइम लोगों को कितनी नॉलेज थी। आज भी हम अच्छे से कम्प्लीटली निकाल नहीं पा रहे कंप्यूटर के अंदर, ये लाखों टाइम तक डेसिमल के बाद हम बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। बट एग्जैक्ट ऑब्वियस है, इरेशनल नंबर है, तो ये पैटर्न क्या है कि आज के अंदर जो पाई की वैल्यू ढूंढने के ऊपर काफ़ी सवाल होते हैं कि पाई की वैल्यू इसको फाइंड कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है कि वो ये नहीं कि इरेशनल नंबर ऑब्वियस ख़त्म तो होगा नहीं, डेसिमल के बाद चलता रहेगा। उनका रिसर्च का मुद्दा क्या है कि वो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आती हैं उसमें कोई पैटर्न ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं वो। ठीक है, तो पाई हमारे लिए लाइफ में पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मेरा मन किया बताने का, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो उस टाइम क्या यूज़ करते थे, एरिया ऑफ सर्कल 8d/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे चले। फिर इजिप्ट की सभ्यता के बाद आते हैं आर्किमिडियन। ठीक है, आर्किमिडीज ही बोलते हैं, मेरे को प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई तुम। आर्किमिडीज उसने क्या दिया था, एक मेथड ऑफ एक्जेशन दिया था, मेथड ऑफ एक्जेशन। तो इसके अंदर क्या कहता है कि वो एरिया किसका निकालना चाहता है, सर्कल का। ठीक है, वो कर्व्ड सरफेसिस के ऊपर काम कर रहा था, एरिया के ऊपर। तो उन्होंने
ऐसे रेक्टेंगल वाले स्ट्रक्चर नहीं लगाया। उसने क्या कहा कि एक सर्कल है, सर्कल का एरिया निकालने ट्राई किया, उसने पेंटागन डाला इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या किया, पेंटागन में कितनी है, ये 5 साइड का पॉलीगन है। अब मैं 6 साइड का बनाऊं तो देख लेना भाई, ठीक बने तो। अरे रुक जा भाई, ठीक है। तो क्या किया मैंने इधर, अरे भाई क्या करके मानेगा ब्रदर, क्या किया मेरे बच्चे, मेथड ऑफ एग्जॉशन की बात कर रहा हूँ। तो उसने सर्कल का एरिया निकालने के लिए उसके अंदर डाला पेंटागन, मतलब पॉलीगन ऑफ 5 साइड। तो इसका फॉर्मूला आई थिंक उनको पता था, ठीक है। अभी भी ये एरिया पेंडिंग है, ध्यान से देखना दोनों फिगर्स में। अगर मैंने पॉलीगन की साइड एक बढ़ा दी, अब जो एरिया बाहर है वो इस वाले पेंडिंग एरिया से कम है या नहीं, यस और नो। अगर मैं इस जो पॉलीगन की साइड्स हैं इनको बढ़ाता जाऊं, और बढ़ाने के साथ होगा क्या, मैं 10-20 साइड बना देता हूँ। तो अभी जो हम फील्ड पे काम करके आए थे, हमने डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स बना के हमने फील्ड का एरिया निकाला था। वो एक अलग कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर हम आज भी काम करते हैं, और जेई के अंदर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। देख लेना भाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे बनेगा, वाइट बना दे, देख लेना भाई, जो बन गया वो बन गया। अब मैंने गिना नहीं, मैंने इतने साइड्स का क्या ले लिया, पॉलीगन। अब देखो, जब पॉलीगन का एरिया है और सर्कल के एरिया में बहुत माइनर डिफरेंस रह गया। तो कहना चाहता है कि अगर पॉलीगन की साइड्स को मैं, मान लो एन साइड थी, उन साइड्स को मैं इन्फिनिटी ले लूँ, ठीक है, इन्फिनिटी पे अप्रोच करा दूँ कि बहुत सारी साइड्स ले लूँ पॉलीगन की, तो वो किसका एरिया आ जाएगा बेटा, उसका ये पॉलीगन के एरिया के इक्वल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्वल। इसी मेथड को किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। और इसमें बोलता, लिखता भी, आगे लिखा भी होगा मैंने, एरिया ऑफ पॉलीगन। पिछले कॉन्सेप्ट्स में क्या किया मेरे बच्चे, पिछले कॉन्सेप्ट्स में किया था हमने रेक्टेंगल से ब्रेक करके, तो इन्होंने एक अलग तरीके से अप्रोच दी एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। क्या, पॉलीगन की कितनी साइड है, ठीक है। अगर पॉलीगन जो बनाया था हमने उसकी साइड्स को बहुत ज़्यादा ले लिया जाए तो उसका एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर। तो डिफरेंट सारी कहानी एरिया के ऊपर चल रही थी, सभी लोग अपने डिफरेंट तरीके दे रहे थे एरिया निकालने के। तो ये आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत। पिछली स्लाइड का लो स्क्रीनशॉट। आगे चले, अब इसका लो, ठीक है।
ये स्लाइड्स में मैंने आपके लिए लिख दिया है, जो स्टोरी थी मैंने बता चुका हूँ कि आर्किमिडीज ने क्या दिया था, ये मेथड दिया था, कंप्यूट द एरिया इनसाइड अ सर्कल बाय द फिलिंग द सर्कल विद ए सीक्वेंस ऑफ पॉलीगन्स विद एन इंक्रीज नंबर। देखो मैंने पहले क्या था, पेंटागन लिया था, फिर 6 साइड का, फिर ऐसे 10 साइड का, 20 साइड्स का, ए सीक्वेंस ऑफ पॉलीगन्स लिए, और बाद में ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको अभी पिछली स्लाइड के अंदर। स्क्रीनशॉट लिए आगे चलते हैं। कैवलरी आते हैं और इन्होंने क्या दिया था, मेथड ऑफ इंडिविजुअल्स, मेथड ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मीनिंग था, क्या था कि ही सेड डोंट अप्रोक्सीमेट द फिगर, इमेजिन इट इज़ ऑलरेडी मेड ऑफ इनफाइनाइटली मैनी टाइनी स्पीसीज। ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में जो मैंने फील्ड का एरिया निकालने के में क्या हरकत की थी, मैंने डिफरेंट फॉर्म के क्या बनाए थे, रेक्टेंगल्स। ये लगा लो आज की डेफिनेशन ये है, उसका 60-70% वो अपनी फील्ड वाली स्टोरी से, 30% इनकी सोच से, इनको दोनों के कॉम्बिनेशन से आज की डेफिनेशन क्या बनी है, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बनी है बेटा। और इनके मेथड को क्या बोला जाता है, मेथड ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई तुम बनाते रहो पॉलीगन वॉलीगन, मेरे बस का नहीं है, मैं तो कुछ और करूँगा। क्या करेगा भाई, मतलब अभी दिखाता हूँ क्या करूँगा, देख लेते हैं भाई क्या करेगा। उसने क्या किया, सर्कल को छोटे छोटे चाकू से लेके, ये तो मैंने फिर भी बहुत बड़े बड़े आपको दिखाने के लिए बना दिए, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लिया। अब कट करूँगा तो ये मत बोलना कि ये बाहर वाला एरिया भी आएगा। तो क्या था, सर्कल को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके उनको ऐड कर दो, वो क्या दे देगा, अप्रोक्सीमेट, बहुत ये लगा लो, अप्रोक्सीमेट क्या दे देगा, सर्कल का एरिया दे देगा। तो इसी मेथड को क्या बोला गया, इसी मेथड को बोला गया मेथड ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो जब आज की डेफिनेशन जो जनरल जो मॉडर्न डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की, जब रिमान के ऊपर बात करेंगे हम, तो वहाँ ग्राफ में देखना दोनों बातें आएंगी, ये पार्ट्स को कट करने वाली भी, और जो हमने फील्ड ऑफ जो नील नदी वाली स्टोरी बताई थी मैंने, कि वो डिफरेंट रेक्टेंगल्स में वो करता है, उसका एरिया निकाल के ऐड करके फिर वो क्या निकालता है, एरिया ऑफ दैट फील्ड निकालता है। ठीक है। तो उसमें क्या था, 3 चीज़ें बताई मैंने अभी तक। पहले था कि वो डिफरेंट रेक्टेंगल्स का एरिया लेके, फिर अगले मेथड जो आर्किमिडीज ने दिया था वो क्या था मेरे बच्चे, उसमें था कि एक सर्कल का एरिया निकाल रहा था, किसका, एन साइडेड पॉलीगन्स का लेके। ठीक है। और इसके अंदर क्या था कि कोई भी किसी भी आप कर्व सर्फेस का एरिया निकाल रहे हो, उसको टाइनी पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो, और उसको सम करके क्या निकाल लेंगे हम, उसका एरिया निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। ये मेथड इसने दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर बताया था काफ़ी बार, हिस्ट्री ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा, तब भी डिफरेंट मान लो हर इंसान आके डिफरेंट चीज़ें देता है। तो आज के टाइम जो चीज़ पढ़ते हैं वो डिफरेंट लोगों के कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा करके जब एक साथ कंबाइन करके एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन बनाई जाती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का काम होता है। ठीक है, चले। फिर आती है भाई कैलकुलस की कंट्रोवर्सी। ठीक है, कवर्स क्या कहा इसमें मैंने कि ये कंट्रोवर्सी किसके बीच थी, ये कंट्रोवर्सी थी न्यूटन और लिबनिज के बीच। ठीक है, दोनों ही एक टाइम के आसपास के क्या थे, मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने क्या किया, दोनों ने अपने अपनी टाइम पे क्या निकाला, कैलकुलस की फॉर्मेशन की। जो भी कैलकुलस का मतलब अभी समझो तुम, ये जो भी डिफरेंशिएशन और क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो पढ़ते हैं हम, सारा का सारा किसका पार्ट है, कैलकुलस का पार्ट है। तो इनकी लड़ाई मची हुई थी किसके ऊपर कि भाई किसने क्या बनाया,
कैलकुलस किसने बनाया, किसने क्या बनाया, कैलकुलस किसने बनाया। और तो क्या बोल रहा था मैं, तो इन दोनों के ऊपर लड़ाई मची हुई थी कि भाई असली इन्वेंटर कौन है कैलकुलस का। ठीक है, तो यही इस कंट्रोवर्सी के अंदर जानेंगे हम, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कब हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 1699 में, और ये लगा लो पीक पे पहुंच गई थी ये किसके भी 1712 के बीच। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं इसके ऊपर। चले, तो लंदन के अंदर ग्रेट मतलब प्लेग की बीमारी फैल गई थी। तो वो 2 साल के अंदर लॉकडाउन रहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। तो लॉकडाउन के अंदर सब अपने अपने घर चले गए, तो अपने न्यूटन साहब भी घर चले गए। तो घर जाने के बाद वो हो रहे थे बोर, तो बोल लेता हूँ भाई कुछ काम ही कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं ना कि जैसे हम काम करते रहते हैं तो हमें टाइम कम मिलता है चीज़ों में, तो इसके पास फुल टाइम था उस टाइम। तो ठीक है, तो जब साइंटिस्ट लोग के पास टाइम होता है तो कुछ ना कुछ इन्वेंट कर ही देते हैं। तो उस 2 साल के इंटरवल के बीच, सॉरी, एक सेकेंड, उस 2 साल के इंटरवल के अंदर उन्होंने क्या किया, कैलकुलस की फॉर्मेशन की और उसको अपने डायरी में लिख लिया। और उसके ऊपर डायरी में लिखने के बाद वो काम करते रहे उसके ऊपर। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, उसी टाइम क्या बोलते हैं लिबनिज था, उन्होंने भी इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उधर से अपने लिबनिज साहब मैंने कैलकुलस बनानी स्टार्ट कर दी, इधर से अपने न्यूटन साहब ने क्या बोलते हैं कैलकुलस बनानी स्टार्ट की। न्यूटन साहब ने वो गलती कर दी जो हम इंडियन मैथमेटिशियन ने बहुत टाइम से पहले कर ही रहे थे। ठीक है, कोई भी इन्वेंशन की तो हम कोई पब्लिश नहीं करते थे उसको, या फिर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे पब्लिश होने के। ठीक है, तो हमारे पास तो ये दिक्कत थी, पर उनके पास रिसोर्सेज थे, पता नहीं वो सोच रहे होंगे भाई एक साथ ही करूँगा। ठीक है, तो उनकी सोच हो सकती है उस टाइम। तो उन्होंने क्या किया, अपनी डायरी पे काम तो करते रहे पर पब्लिश नहीं किया। इसी टाइम के इंटरवल के आसपास तो लिबनिज भी काम कर रहे थे उसके ऊपर। ठीक है, तो लिबनिज काम कर रहे थे, तो लिबनिज ने क्या किया, अपना काम करते करते पेपर छाप दिए, जिसको हम पेपर पब्लिश कहते हैं। पेपर पब्लिश कर दिए, तो वो कॉन्सेप्ट आज तक, पुराने टाइम से लेके आज तक भी ऐसा ही है। अगर आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की, अगर उसको आपने अपने नाम पे पेटेंट नहीं करवाया या अपने नाम से पब्लिश नहीं किया, तो अगर किसी ने कॉपी करके भी अगर दूसरे इंसान ने लिख दिया तो उसी नाम से फेमस हो जाती है। मैंने एक वो एल हॉस्पिटल वाली स्टोरी भी बताई थी। उसी तरीके से क्या हुआ, लिबनिज ने पेपर पब्लिश कर दिए। तो लिबनिज के पेपर पब्लिश करने से हुआ क्या, हंगामा हो गया कि बाद में भाई न्यूटन ने देखा, देखो ये तो सेम सिमिलर काम है, तो अब तो क्या बोलते हैं, ये तो इन्होंने तो मेरा काम चुराया है। ठीक है, लगा भी होगा। तो भाई उनको ये जो फॉलोवर होते थे उसमें, ठीक है, डिफरेंट जो फेमस मैथमेटिशियन या जो फेमस साइंटिस्ट होते थे उनके फॉलो करने वाले लोग होते थे। तो मान लेते हैं 2 कम्युनिटी हैं, एक कम्युनिटी फॉलो करती है न्यूटन को, एक कम्युनिटी फॉलो करती है लिबनिज को। उन दोनों के बज गए जूत। ठीक है, हरियाणा में कहते हैं जूत बज गए। तो उनकी होगी लड़ाई। तो वो बोलने लगे कि भाई ये तो हमारी इन्वेंशन है, वो बोलने लगे ये हमारी इन्वेंशन है। ठीक है, तो इस क्रेडिट के चक्कर में ये सारी कंट्रोवर्सी हुई। और इसमें मज़ेदार बात है कि अभी आएंगे आगे स्लाइड्स में वो भी बात करेंगे, स्टोरी में भी बता देता हूँ। फिर क्या हुआ कि भाई ऐसे बहस चलती रही कि मैंने किया। उसके बाद न्यूटन ने भी क्या किया, अपनी रिसर्च थी वो भी पब्लिश कर दी। ठीक है, तो मैंने बताया था ये 99 के आसपास ये क्या बोलते हैं, उससे पहले ही पब्लिश होती थी, पर ये कंट्रोवर्सी 99 के अराउंड हुई और पीक हो गया था 1712 के अराउंड। ठीक है, तो उस टाइम एक होती थी रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स है, देखता हूँ क्या नाम था उसका, अरे कहाँ जाएगी भाई, द रॉयल सोसाइटी। तो रॉयल सोसाइटी क्या थी, साइंटिस्ट का एक था, क्लब था लगा लो, साइंटिस्ट उसके अंदर होते थे उस कम्युनिटी के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, एक इन्वेस्टिगेशन बैठाई और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी कि भाई
देखो न्यूटन ही असली क्या है, कैलकुलस के निर्माता हैं, और लिबनिज ने उनका काम देख के उसके ऊपर काम किया। फिर मतलब सोचने वाली बात क्या थी कि जो सोसाइटी थी रॉयल सोसाइटी, उसके प्रेसिडेंट थे कौन, न्यूटन साहब। तो ये लगा लो वही काम हो गया कि ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ चाहिए, तो वो अपनी उसी क्या बोलते कमेटी का मेंबर हो और ख़ुद को ही नोबेल प्राइज़ दे ले। तो वो वाली कंडीशन हुई न्यूटन के साथ। उन्होंने क्या किया, ये लगा लो कि रिपोर्ट ऑब्वियस है, प्रेसिडेंट है तो आधी चीज़ तो उन्होंने लिखी होंगी, ठीक है। तो उन्होंने खुद को ही बोल दिया कि मैं हूँ इन्वेंटर किसका, कैलकुलस का, और न्यूटन ने मेरे से काम सीखा है, ठीक है। फिर जब बाद में पता चला, ये पब्लिश तो होगी भाई, उस टाइम मान भी लिया होगा, फिर बाद में हिस्टोरियंस ने एनालिसिस करके पता किया कि भाई ये तो प्रेसिडेंट थे, तो मतलब ये बायस्ड रिपोर्ट थी, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के फिर आज के टाइम क्या मानते हैं, आज के टाइम माना जाता है कि भाई दोनों ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे अपने अपने तरीके से क्या कैलकुलस की फॉर्मेशन की। तो ये कंट्रोवर्सी थी लिबनिज और न्यूटन के बीच में, ठीक है। तो इसी के बारे में मैंने लिखा है। तो ग्रेट प्लेग के टाइम क्या दिया था उसने, अपने कैलकुलस की फॉर्मेशन की। तो उसको जो आज का हम डेरिवेटिव बोलते हैं ना, वो फ्लक्शन बोलते थे। न्यूटन क्या बोलते थे उसको, फ्लक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। मैंने भी बताया फ्लक्शन किसके लिए यूज़ किया हमने, फ्लक्शन यूज़ किया था उसने, न्यूटन ने डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। तो ही डिड नो, मैंने बताया ये स्टोरी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या था। न्यूटन ने अपनी डिस्कवरी करने के बाद जस्ट क्या किया, पब्लिश नहीं किया उस काम को, और अपनी एक पर्सनल डायरी के अंदर उसको लिखते रहे। और इसी टाइम इसी कमी की वजह से लिबनिज ने क्या किया, उसके उसके ये काम करने के बाद कुछ साल बाद ही क्या था, लिबनिज ने पेपर पब्लिश कर दिए थे। तो आज हम ये लगा लो जो भी नोटेशंस वगैरह हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के अंदर, मैक्सिमम ये लगा लो ऑलमोस्ट सारी की सारी लिबनिज वाली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बताया था इन्होंने क्या किया था, 74 के अराउंड इन्होंने क्या किया था, लिबनिज ने अपने पेपर पब्लिश कर दिए थे। तो तब तक अपने वो न्यूटन साहब अपनी डायरी में लेके घूम रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक बात हो रही, मैं सोच रहा था, अगर कोई इंसान किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ही सच हो, तो पर कहीं ना कहीं तो ये ऐसी बात नहीं है, मिले होंगे, ठीक है, या किसी प्रोग्राम में मिले हों, या कोई कॉन्फ्रेंस में मिले हों, या कोई प्रोग्राम हो साइंटिस्ट का वहाँ पे मिले हों, या कोई इसके ऊपर जैसे मान न्यूटन भी खड़े हैं, लिबनिज भी खड़े हैं, या इस टॉपिक के ऊपर कोई वर्बल बात हुई हो, ठीक है। क्योंकि फिर सेम टाइम के आसपास सेम टाइप का आइडिया आना ये भी लाजमी नहीं लगता इतना, कि भाई मान लेते हैं भाई किसी ने डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, क्या मान लो मैं आज को नया काम कर दूं, पर वो मैंने मुझे पता ना हो कि 100 साल पहले वो काम हो चुका है, तो ऐसे तो हो भी जाए, ठीक है। बट सेम टाइम इंटरवल के ऊपर सेम टाइप का कॉन्सेप्ट डेवलप करना, तो मुझे लगता है कि अगर लिबनिज ने किया भी होगा तो एटलीस्ट बिल्कुल कॉपी नहीं किया, तो बट कहीं ना कहीं से वो आइडिया तो बातों से कोई ना कहीं मिले होंगे, तो कहीं ना कहीं से तो उनको आइडिया आया होगा। तो ऐसी बात नहीं है पूरे के पूरे लिबनिज भी दूध के धुले होंगे, पर न्यूटन ने अगर पहले काम किया तो श्रेय जाना तो चाहिए। देखो दोनों ने, ऐसी बात नहीं है कि पूरा का पूरा काम देख लिया होगा लिबनिज ने, कि पूरी की पूरी नोटेशन, और जो हिस्टोरियन एनालाइज करते हैं तो डिफरेंट, दोनों ने काम तो किया है, बट जो आइडिया मेन कोर आइडिया है वो न्यूटन का मानते हैं हम, ठीक है। फिर उन्होंने कैसे न कैसे, अब उसके तो पूरी स्टोरी कौन बताए, कैसे न कैसे सुना होगा, किसी के थ्रू सुना होगा, या फिर कुछ उनको 1-2 पेज मिल गया होगा कहीं से, ठीक है। तो ये मानी जाती हैं बातें। तो इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने ऐसे बड़ा सा सिंबल दिया था, ये क्या था, कुछ नहीं किया, सिर्फ एस था, एस के ऊपर सिर पकड़ा, पैर पकड़े और ऐसे खींच दिया उसको, ठीक है। एक लॉन्ग एस है और इसी को साइन दे दिया गया इंटीग्रेशन का। जो हम आज डी एक्स पढ़ते हैं, डी वाई पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पढ़ते हैं, सारे के सारी नोटेशन क्या हैं, लिबनिज वाले कैलकुलस की हैं, ठीक है। और ये एस वर्ड कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड है सम्मा, जिसका मीनिंग है सम। सम का मीनिंग क्या समझे, जो हमने देखा ना जब स्टार्टिंग में फील्ड ऑफ एरिया निकाल रहे थे हम, एरिया ऑफ फील्ड, उसमें हम डिफरेंट रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड ही तो किया था,
ठीक है। और जैसे हमने जो आर्किमिडीज ने वो दिया था, उसमें हम भी इसी तरीके की बात कर रहे हैं। फिर अपने जो क्या था, कौन से थे, यूलर थे आई थिंक, मेथड ऑफ डिविजिबिलिटी दी थी वो, उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट पीस कट करके उनको भी आईडी किया था। तो जो सम की प्रॉपर्टी है वो किसके थ्रू से होती है, इंटीग्रेशन के थ्रू। ठीक है, इसी के ऊपर हम जनरल डेफिनेशन, जो आज मॉडर्न डेफिनेशन है, वो पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, ये बता चुका हूँ 1699 में उनका जो मामला था तूल पकड़ चुका था। ठीक है, तो सभी जो इंग्लिश मैथमेटिक्स और इंग्लैंड के मैथमेटिक्स थे, सब क्या कह रहे थे कि लेबनीज को कह रहे थे कि भाई देख, तू सारा का सारा नकलची इंसान है, तूने सारा का सारा काम न्यूटन का कॉपी किया है। पर इतने लोग कह रहे थे, कुछ ना कुछ तो डाउट तो मुझे भी होता है, सेल्फ डाउट, कि भाई गड़बड़ तो है, चाहे हिस्टोरियन ने कुछ कहा हो, पर थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा ये लगा लो, न्यूटन को 55% क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए 50-50 के अलावा। ठीक है, तो उन्होंने कह रहे थे इंग्लिश मैथमेटिशियन के, उन्होंने जो न्यूटन का अनपब्लिश वर्क था उससे उन्होंने कॉपी किया इसको। ठीक है, ये रॉयल सोसाइटी की जो रिपोर्ट आई थी, जिसको हमने बाद में क्या बोला था कि ये बायस्ड है, इसको खारिज कर दिया था क्योंकि न्यूटन इसके प्रेसिडेंट रह चुके थे। ठीक है, तो जो हमारे देश के महामानव हैं, वो ये लगा लो खुद कुछ तो करते नहीं, और बाद में खुद ही बातों को बोलते, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ फिर बात करेंगे, पॉलिटिकल हो जाएगा मुद्दा। चलो, महामानव की बात छोड़ देते हैं हम, अपना ट्रम्प साहब ही ठीक है, इंटरनेशनल बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप वो काम हो जाए कि किसी संस्था के हेड बन के खुद के प्रति जो हम फ़ायदा पहुंचा लेते हैं, वैसा वैसा काम न्यूटन के साथ हो चुका था। सॉरी, हाँ, न्यूटन के साथ। फिर उन्होंने जो पब्लिश की थी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बायस्ड रिपोर्ट मानी गई। और आज के जो हम मॉडर्न हिस्टोरियन व्यू से क्या समझते हैं कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली क्या था, कैलकुलस की फॉर्मेशन की, और डिफरेंट उन्होंने जो भी, देखो हम जो लिबनिज का आज कम पढ़ते हैं, डी एक्स डी वाई डिफ्रेंशिएशन करके आए हो गए, इस टाइप से डिफरेंशियल हैं, ये डेरिवेटिव से शो करते हैं, ये आपको मैथ्स के अंदर मिलेंगे। पर जो ऐसे सिंबल होंगे वो मिलेंगे आपको फिजिक्स के अंदर, क्योंकि न्यूटन का मैक्सिमम काम क्या था, फिजिक्स के अंदर था। ये एक्स के ऊपर जो डॉट लगी है इसको क्या करते थे, मतलब एक्स का फ्लक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस और नो। तो ऐसे सिंबल आपको फिजिक्स के अंदर, अभी नहीं तो हायर एजुकेशन जो हायर फिजिक्स है उसके अंदर आपको ऐसे सिंबल्स मिलते हैं। जो मैं पीएचडी कर रहा हूँ उसमें भी ऐसे सिंबल मिलते हैं, जब डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, सिंगल डॉट डबल डॉट की फॉर्म में। ठीक है, तो जो फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें क्या बोलते हैं, नोटेशन जो न्यूटन की नोटेशन है वो यूज होती हैं, और मैथ्स के अंदर यूज होती हैं इसकी, क्या बोलते हैं, लिबनिज की। ठीक है, ये बता चुका हूँ कि लिबनिज की जो नोटेशन थी ये आज हम यूज़ कर रहे हैं मैथ्स के अंदर ऑलमोस्ट। तो वही स्टोरी है कि भाई जो चीज़ें, जिस चीज़ ने पहले दे दी, देखो न्यूटन ने बेशक कितना काम किया हो, पर जनरली लोग लिबनिज का नाम लेते हैं इस बात में। तो फिर वही बात, अगर आप पहले पब्लिश नहीं कर पाते तो बाद में फिर बाद वाला सेकंड ही रह जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाले की नोटेशन यूज होती है, ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आज देख रहे हैं हम जनरली मैथ्स के अंदर किसका, लिबनिज के सिंबल्स का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं यूलर साहब। यूलर साहब ने क्या किया, एक्सपेंड एंड पॉपुलराइज द कैलकुलस, ही डेवलप मैनी न्यू टेक्निक्स इन रिलेटिंग। तो इन्होंने क्या किया, कैलकुलस की फॉर्मेशन हो चुकी थी, तो इन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स निकाले जहाँ पे हम डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी बुक के थ्रू क्या हुआ, क्या बोलते हैं, कैलकुलस को जो कैलकुलस की जो पहचान आज मिली है, जो वाइड स्प्रेड हुआ है, वो इनकी बुक के थ्रू हुआ है। तो ये लगा लो इनके एक्सपेंशन में इनका हाथ है यूलर साहब का। ठीक है, फिर आते हैं कोसी साहब।
जो आज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये लगभग 98% सिमिलर डेफिनेशन कौन कौशिक साहब दे चुके थे। तो उन्होंने क्या कहा था, जो हम एरिया ऑफ फील्ड निकाल रहे थे उसी समझाता हूँ मैं आपको। मान लो मुझे ये एरिया निकालना है, उसने क्या कहा, इन सभी को इक्वल ब्रेथ के रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये जितनी इसकी ब्रेथ है वो भी इसकी ब्रेथ होनी चाहिए। जैसे इन सभी को ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक करके और उनका एरिया निकाल के उनका जब सम करेंगे तो अप्रोक्सीमेट एरिया आएगा। ये कॉन्सेप्ट किसने दे दिया था, कौशिक साहब ने। तो इसी ये लगा लो 98% सिमिलर डेफिनेशन जो आज मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। ये बात याद रखना, यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगल्स की ब्रेथ क्या ली थी, सेम। जो आज की रिमांड डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन है उसकी, तो उसमें क्या है कि वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है क्या पता ये इतना लिया, अगला मैं इससे थोड़ा सा और पतला ले लूँ। ठीक है, तो ब्रेथ सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। वो पार्टीशन और वो हायर एजुकेशन की बात चली जाती है पार्टीशन वगैरह, तो आपको रिगरस डेफिनेशन नहीं बताएंगे, आपको फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई ऐसे ऐसे डिफरेंट रेक्टेंगल्स में पार्ट करके इनका एरिया ऐड करके हम इस स्ट्रक्चर का पूरे का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? फिर आते हैं रिवान साहब, ये क्या कहते हैं कि भाई अभी बताते हैं क्या कहते हैं। इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो बोले कोई बात नहीं, आप डिफरेंट साइज़ के क्या बना लो। एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ, ये बना लिए मैंने रेक्टेंगल्स, और फिर बता रहा हूँ जो पीछे कौशिक साहब ने बोला था, वो बोला था इक्वल ब्रेथ के होने चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कि कितने ही हो, चाहे कोई छोटा कोई मोटा कोई पतला कोई नाटा। ठीक है, तो बोले कि इनका एरिया निकालो और इनका एरिया का निकाल के जो सम करेंगे वो क्या आ जाएगा, इसका एरिया। बट हमें दिख रहा है साफ साफ अभी भी क्या है मेरे बच्चे, अभी भी ये क्या है, एरर ऑफ मार्जिन पेंडिंग है, मतलब अभी भी एग्जैक्ट एरिया नहीं निकला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे मैं इनकी ब्रेथ को बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल करता जाऊंगा तो ये क्या है, पूरा एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टली तो फिर भी नहीं कहते हम, बहुत मतलब एरर, मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएगा। एग्जैक्टली समझ लो, एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। और यही है जनरल डेफिनेशन। और इसके जो ये जो ब्रेथ है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये यहाँ पे, तो इन्हीं को बाद में पार्टीशन वगैरह करके समझाया जाएगा एजुकेशन के अंदर, ग्रेजुएशन में जाओगे तब, कि वो डिफरेंट पार्टीशन कर दिए जाते हैं, उन पार्टीशन के रिस्पेक्ट में इनका एरिया निकाला जाता है। ठीक है, और इन एरिया को समीशन के हेल्प से ऐड कर दिया जाता है, फिर बाद में लिमिट लगा दी जाती है। ठीक है, मान लो एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि भाई ये है डेल्टा एक्स का छोटा सा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ले ली, जो यहाँ पे एक फंक्शन होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन के ऊपर मान लेता हूँ एफ एक्स आई कर लेते हैं, डेल्टा एक्स आई। ठीक है, ये ब्रेथ है और यहाँ से लेके इसके ऊपर वैल्यू लेंगे तो हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, एफ एक्स आई डेल एक्स आई। ठीक है, फिर इसका ऐसे ऐसे एरियाज, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल्स थे, उनका क्या कर दूंगा मैं, सम के लिए लगा दिया मैंने समीशन। फिर जो ये विड्थ थी, ये अगर इन्फिनिटी पे चली जाए, क्या चली जाए, इन्फिनिटी के ऊपर, तो इस सारे का सारा जो एरिया का सम करेंगे ये लिमिट की फॉर्म में आ जाएगा, जो डेफिनेशन आज पढ़ते हैं
ठीक है। उस लिमिट की फॉर्म का मतलब क्या था, इनके ब्रेथ बिल्कुल इनफाइनेटली स्मॉल हो जाए तो एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा, और ये डेफिनेशन किसने दी थी, रीमान साहब ने। तो इसको जो एरिया निकाला है मैंने इसका, ये इनको क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोला जाता है, इस एरिया को बोला जाता है रीमान सम। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, ठीक है। फिर जब रेक्टेंगल्स की ब्रेथ को बिल्कुल ही इनफाइनेटली स्मॉल कर दिया जाता है, तब जाके पूरा रीमान इंटीग्रल एग्जैक्ट क्या दे देता है मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन दे देता है इसका। कोई दिक्कत? तो पहले पढ़ा था हमने सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में कि जो भी फील्ड ऑफ एरिया ऑफ फील्ड है, जो फील्ड था उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स में ब्रेक किया, रेक्टेंगल्स में ब्रेक किया, ठीक है। तो वो पीसीस वाली कहानी भी थी कि उसमें इनफाइनेटली स्मॉल, उस सर्कल ने इनफाइनेटली स्मॉल पीस किए थे, वो भी हमने उसके इनफाइनेटली स्मॉल पीस कर दिए इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो उनको जब इनफाइनेटली रेक्टेंगल्स के जो विड्थ की जो इनफाइनेटली विड्थ थी उनकी, बहुत छोटी विड्थ थी किसकी, क्या बोलते हैं इसकी, रेक्टेंगल की, तो उनको रेक्टेंगल का सेपरेट सेपरेट क्या निकाल लेंगे, एरिया, और उन सभी का एरिया कर देंगे, सम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट एरिया। यही था कॉन्सेप्ट किसके पीछे, आज के जो हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है। और बाद में इसी जो एरिया जो नंबर आता है, इसी के थ्रू आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सिंबल बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम, कि सिंबल का मीनिंग क्या है, इस fx का मीनिंग क्या है, इस dx का मीनिंग क्या है। आज मेरा बताने था कि मोटिवेशन क्या था इंटीग्रेशन का, ठीक है। कितने पुराने टाइम से लेके आज के 2-3 से 4,000 साल तक डेवलपमेंट होता गया, और आज जाके हम एक रिगरस डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी, इंटीग्रेशन की। और आने वाले टाइम में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये टाइम जो आज हम सोच रहे हैं कि भाई ये पीछे इन्होंने दिया, पीछे वाले लोग भी सोचते होंगे इन्होंने ये दिया, डेवलपमेंट होती रहती है चीज़ों की। इसके बाद लिवेग हैं, लिवेग ने भी काफ़ी दूसरे तरीके से डेफिनेशन दी है इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो ऐसी एक्सटेंशन चलती रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे जो एग्जैक्ट क्या है, जो आज हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, फंक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन, और उनके सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, फंक्शन, वेरिएबल, जो इंटीग्रेंड है, सब कुछ इनके बारे में बात करेंगे, और फिर इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं।